नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे चैनल पर। हमारी आज की कहानी है शिकार। सुमिता की नज़रें अभी भी दरवाजे पर ही टिकी थी। इसी दरवाजे से अभी अभी अवनी अपने पति के साथ निकली थी। पीली साड़ी, सादगी से बनाया जूड़ा, माथे पर बिंदिया, मांग में सिंदूर, हाथों में बड़ी बड़ी चूड़ियाँ। कुल मिलाकर संपूर्ण भारतीय नारी की छवि को साकार करती अवनी बहुत खूबसूरत लग रही थी। गोद में लिए नन्हे बच्चे ने एक स्त्री को माँ के रूप में परिवर्तित कर कितना गरिमामय बना दिया था। सुमित्रा ने अपना सिर कुर्सी पर टिका आराम की मुद्रा में आंखें बंद कर ली। उनकी आंखों में 5 साल पहले के वे दिन चलचित्र की बातें घूम गए, जब अवनी के मम्मी पापा उसे काउंसलिंग के लिए सुमित्रा के पास लाए थे। सुमित्रा सरकारी हॉस्पिटल में मनोवैज्ञानिक है, साथ ही सोशल काउंसलर भी। हॉस्पिटल के व्यस्त लम्हों में से कुछ पल निकाल कर वे सोशल काउंसलिंग करती है। अवसाद से गिरे और जिंदगी से हारे हताश निराश लोगों को अंधेरे से बाहर निकालकर उन्हें फिर से जिंदगी के रंगों से परिचित करवाना ही उनका एकमात्र उद्देश्य है। अवनी को 5 साल पहले सुमित्रा के हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। छत के पंखे से लटककर आत्महत्या की कोशिश की थी उसने, मगर वक्त रहते उसकी मां ने देख लिया और उसे तुरंत हॉस्पिटल लाया गया। समय पर चिकित्सा सुविधा मिलने पर अवनी को बचा लिया गया, मगर सुमित्रा पहली ही नज़र में भाप गई थी कि उसके शरीर से भी ज़्यादा उसका मन आहत और जख्मी है। सुमित्रा ने हकीकत जानने के लिए अवनी की माँ काव्या से बात की। पहले तो वे ना नुक्कर करती टालती रही, मगर जब सुमित्रा ने उन्हें पूरी बात की गोपनीय रखने और उनकी मदद करने का भरोसा दिलाया, तब जाकर उन्होंने अपने आधे अधूरे शब्दों और इशारों से जो बताया, उसे सुनकर सुमित्रा की मासूम अवनी पर स्नेह उमड़ आया। काव्या ने उन्हें बताया अवनी दुराचार का शिकार हुई है, और वह भी अपने पिता के खास दोस्त के द्वारा। पिता का जिगरी दोस्त होने के नाते उनके घर में उसका बिना रोक टोक आना जाना था। कोई शक करे भी तो कैसे। उसकी सबसे छोटी बेटी अवनी की सहेली भी थी। दोनों एक ही क्लास में पढ़ती थी। एक दिन अवनी अपनी सहेली से एक प्रोजेक्ट फाइल लेने उसके घर गई। सहेली अपने माँ के साथ बाजार गई हुई थी, अतः उसके पास पापा ने कहा कि तेरी सहेली का बैग अंदर रखा है, अंदर जाकर ले ले जो भी लेना है। उसके बाद जब अवनी वापस घर आई तो चुपचाप कमरे में जाकर सो गई। सुबह उसे तेज बुखार चढ़ गया। हमने इसे काफ़ी हल्के में लिया। कई दिन तक जब अवनी कॉलेज भी नहीं गई तो हमने सोचा शायद पीरियड नहीं लग रहे होंगे। फिर एक दिन जब इनके दोस्त घर आए तो हमेशा की तरह उन्हें पानी का ग्लास देने को भागने वाली अवनी कमरे में जाकर छिप गई। तब मेरा माथा ठनका। मैंने अवनी का सिर सहलाते हुए उसे विश्वास में लिया तो उसने सुबकते सुबकते इस घिनौनी घटना का जिक्र किया, जिसे सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई। मैंने तुरंत इसके पिता से पुलिस में शिकायत करने को कहा, मगर उन्होंने मुझे शांति से काम लेने को कह समझाया कि पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराकर केस करना तो बहुत आसान है, मगर उसकी पेशियां भुगतना बहुत कष्टदायी होता है। अपराधी को सजा दिलवाना तो नाको चने चबाना जैसा होता है। सबसे पहले तो अपराध को साबित करना ही मुश्किल होता है, क्योंकि ऐसे केस में कोई गवाही नहीं होता। फिर हर पेशी पर जब अवनी को वकीलों के नंगे करते सवालों के जवाब देने पड़ेंगे तो हमारी फूल सी बेटी को फिर से उस हादसे को जीना पड़ेगा। अभी तो यह बात सिर्फ हमारे बीच में है, जब समाज को पता चल जाएगी तो बेटी का जीना मुश्किल हो जाएगा। पूरी जिंदगी पड़ी है उसके सामने, कौन ब्याएगा उससे। कुछ देर रुककर काव्या ने एक उदास सी सांस ली और फिर आगे कहना शुरू किया। बेटी का हाल देखकर तो मन करता कि उस दरिंदे को बड़े बाजार में गोली मार दूं, मगर पति की बात में भी सच्चाई थी। बेटी का वर्तमान तो खराब हो ही चुका था, कम से कम उसका भविष्य तो खराब ना हो। यही सोचकर हमने कलेजे पर पत्थर रख लिया। अवनी को समझा बुझा कर फिर से कॉलेज जाने को राजी किया। भाई उसे लेने और छोड़ने जाता। मैं भी सारा दिन उसके आसपास ही रहती, उसे आगा पीछा समझाती।
मगर उसकी उदासी दूर नहीं कर सकी। इसी बीच एक दिन मैं थोड़ी देर के लिए पड़ोसन के घर किसी काम से गई तो इसने यह कदम उठा लिया। सुमित्रा बड़े ध्यान से सारा घटनाक्रम सुन रही थी। जैसे ही काव्या ने अपनी बात खत्म की, सुमित्रा जैसे नींद से जागी। यूं लग रहा था मानो वह सुन नहीं रही थी बल्कि इस सारे घटनाक्रम को जी रही थी। उन्होंने शांति से अवनी को अपने घर लाने के लिए कहा। पहली बार सुमित्रा के सामने अवनी ने अपनी जबान नहीं खोली, चुपचाप आंखें नीचे किए रही। दूसरी बार भी ऐसा ही कुछ हुआ। बस फर्क इतना था कि इस बार अवनी ने नजरें उठाकर सुमित्रा की तरफ देखा था। इसी तरह 2 और सिटिंग्स हुई। सुमित्रा उसे हर तरह से समझाने की कोशिश करती, मगर अवनी चुपचाप खाली दीवारों को ताकती रहती। एक दिन अवनी ने बहुत ही ठहरे शब्दों में सुमित्रा से कहा, बहुत आसान होता है सब कुछ भूलकर आगे बढ़ने को और जीवन जीने की सलाह देना, मगर जिसके साथ घटित हुआ है वह मिट्टी पर लिखा वाक्य नहीं जिसे पानी की लहरों से मिटा दिया जाए। आप समझ ही नहीं सकती उस दर्द को जो मैंने भोगा है। जब दर्द देने वाला कोई अपना ही हो तो तन से भी ज़्यादा मन लहूलुहान होता है। और फिर वह फपक पड़ी। सुमित्रा उसे सीने से लगाकर मन ही मन बुदबुदाई कि यह दर्द मुझसे बेहतर और कौन समझ सकता है मेरी बच्ची। अवनी ने आश्चर्य से सुमित्रा की ओर देखा। उनकी छलकी आंखें देखकर वह अपना रोना भूल गई। सुमित्रा उसकी बाह थामकर उसे 20 वर्ष पहले की यादों की गलियों में ले गई। स्कूल के अंतिम वर्ष में फेयरवेल पार्टी से लौटते वक्त रात अधिक हो गई थी। मैं और मेरी सहेली दोनों परेशान सी ऑटो की राह देख रही थी। तभी एक कार हमारे पास आकर रुकी। हम दोनों को समझ पाती उससे पहले ही 2 गुंडों ने मुझे कार में खींच लिया। मेरी सहेली अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गई। उसने किसी तरह मेरे घरवालों को खबर दी, मगर जब तक मुझ तक पहुंच पाते गुंडे मेरी इज्जत को तार तार कर मुझे बेहोशी की हालत में सड़क के किनारे फेंक कर जा चुके थे। मुझे अधमरी हालत में घर लाया गया। माँ पापा रोते धोते खुद को कोसते रह गए। मुझे अपने आप से घिन होने लगी। मैंने कॉलेज जाना छोड़ दिया। घंटों बाथरूम में अपने शरीर को रगड़ रगड़ के नहाती, मगर फिर भी उस लिजलिजे स्पर्श से अपने आप को आज़ादी नहीं कर पाती। मुझे लगता मानो सैकड़ों कॉकरोच मेरे शरीर पर रेंग रहे हो। एक दिन मुझे एहसास हुआ कि उस हादसे का अंश मेरे भीतर आकार ले रहा है। तब मैंने भी तुम्हारी ही तरह अपनी जान देने की कोशिश की, मगर जान देना इतना आसान नहीं था। मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। मेरी इस मुश्किल घड़ी में मेरी माँ ने मेरा साथ दिया। उन्होंने मुझे समझाया कि मैं क्यों इस अपराध की सज़ा अपने आप को देने पर तुली हूँ जो मैंने किया ही नहीं। शर्म मुझे नहीं, उन दरिंदों को आनी चाहिए। धिक्कार उन्हें होना चाहिए। और एक दिन माँ ने मुझे अपनी जान पहचान की डॉक्टर के पास ले गई। उन्होंने मुझे इस पाप की निशानी से छुटकारा दिलाया, पर वह मेरा नया जन्म था। और उस दिन से मैंने ठान लिया था कि आज से मैं अपने लिए नहीं बल्कि उन जैसों के लिए जीऊंगी। मुझे खुशी होगी, मगर मैं तुम्हें वापस जीना सिखा सकूं। सुमित्रा ने सब कुछ एक ही सांस में कह डाला, मानो वो भी आज एक बोझ से मुक्त हुई हो। आपको समाज से डर नहीं लगा? अवनी ने आश्चर्य से पूछा। कैसा डर? किस समाज से? अब मैं हर डर से आज़ाद हो चुकी हूँ। वैसे भी मेरे पास खोने के लिए बचा ही क्या था। अब तो मुझे सब कुछ वापस पाना था। फिर क्या हुआ? मेरा मतलब आप यहाँ इस मुकाम तक कैसे पहुँची? अवनी को अभी भी सुमित्रा की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। उस हादसे को भूलने के लिए मैंने वह शहर छोड़ दिया। आगे की पढ़ाई मैंने हॉस्टल में रहकर पूरी की। अब बस मेरा एकमात्र लक्ष्य था मनोविज्ञान में मास्टर डिग्री हासिल करना, ताकि मैं इंसान के मन के भीतर की उस तह तक पहुंच सकूं जहां वह अपने सारे अवसाद, राज और विकार छिपाकर रखता है। मैंने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाकर अपनी लड़ाई लड़ी और उस पर विजय पाई। थोड़ी देर रुककर सुमित्रा ने अवनी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहना जारी रखा, बेटा, हमें यह जीवन कुदरत ने जीने के लिए दिया है। किसी और के कुकर्मों की सजा हम अपने आप को क्यों दे? तुम्हें भी बहादुरी से अपनी लड़ाई लड़नी है। अभी तुम्हारी उम्र ही
क्या है, तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो और हाँ, अपने बच्चों के नामकरण पर मुझे जरूर बुलाना। सुमित्रा ने अवनी के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की। आपने शादी क्यों नहीं की? अवनी ने यह जलता प्रश्न उछाला तो इस बार उसकी लपटें सुमित्रा के आंचल तक जा पहुंची। एक लंबी सांस लेकर वे बोली, हाँ, यहाँ मैं चूक गई। मेरे साथ पढ़ने वाला डॉक्टर हिमांशु ने मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रखा था। मैं भी उन्हें पसंद करती थी, मगर मेरी साफ गोई शायद उन्हें पसंद नहीं आई। मैंने शादी से पहले उन्हें अपने बारे में सब कुछ बता दिया, जिसे उसका पुरुषोचित अहंकार स्वीकार नहीं कर पाया। हालांकि उन्होंने शादी करने से मना नहीं किया था, मगर मैं ही पीछे हट गई। अब मुझे उनके प्यार में दया की बू आने लगी थी और इस मुकाम पर पहुंचने के बाद मैं किसी की दया की पात्र नहीं बनना चाहती। मैं जानती थी कि आज नहीं तो कल यह प्यार सहानुभूति में बदल जाएगा और मैं वह स्थिति अपने सामने नहीं आने देना चाहती थी। फिर आप मुझे शादी करने के लिए क्यों कह रही हैं? यह परिस्थिति तो मेरे सामने भी आएगी। वही मैं तुम्हें समझाना चाह रही हूँ कि जो गलती मैंने की वह तुम भूल कर भी मत करना। यह एक कड़वी सच्चाई है कि खुद कई गर्लफ्रेंड्स रखने वाले पुरुष भी पत्नी वर्जिन ही चाहते हैं। तुम्हें किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं। जब तक तुम खुद किसी को नहीं बताओगी, तुम्हारे साथ हुए हादसे के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अगर यह तो किसी को धोखा देने जैसा हुआ। अवनी अभी भी तर्क कर रही थी। धोखा तो वह था जो तुम्हारे पापा के दोस्त ने तुम्हारे पापा को दिया, अपने परिवार को दिया, तुम्हारी मासूमियत और इंसानियत को दिया। हम औरतों को अब अपने लिए थोड़ा स्वार्थी होना पड़ेगा। जीवन के अंदर धनुष में 8वां रंग हमें खुद भरना होगा। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हारा वह तथाकथित अंकल बिना किसी को कुछ बताए समाज में शान से रह रहा है ना? फिर तुम क्यों नहीं? अगर सोने पर कीचड़ लग जाए तो भी उसकी शिद्दता में रत्ती भर फर्क नहीं आता। तुम्हें भी इस हादसे को एक बुरा सपना मानकर भूलना होगा, कहकर सुमित्रा ने उसे सोचने के लिए छोड़ दिया। अगर अंकल ने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की तो? अवनी ने अपनी शंका जाहिर की। वह ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा करने पर खुद उसकी पहचान भी तो उजागर होगी और फिर कोई भी व्यक्ति अपने परिवार और समाज के सामने जलील होना नहीं चाहेगा। सुमित्रा ने अपने अनुभव के आधार पर कहा। बात अवनी की समझ आ गई थी। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ उठकर सुमित्रा के चैम्बर से निकल गई। उसके कॉलेज के लास्ट ईयर के फाइनल एग्ज़ाम का टाइम टेबल आ चुका था। उसने मन लगाकर परीक्षा दी और प्रथम श्रेणी से पास की। उसके बाद उसने कंप्यूटर का बेसिक कोर्स किया और फिर उसी संस्थान में काम करने लगी। साल भर पहले एक अच्छा सा लड़का देखकर उसके घरवालों ने उसकी शादी करा दी। उसके बाद अवनी आज ही सुमित्रा से मिलने आई थी, अपने बेटे के नामकरण का निमंत्रण देने। इस बीच सुमित्रा निरंतर काव्या के संपर्क में रही, कदम कदम पर उन्हें राह दिखाती रही, मगर अवनी से दूर ही रही। वे उसे खुद ही गिर कर उठने देना चाहती थी। वे संतुष्ट थी कि उन्होंने एक और कली को मुरझाने से बचा दिया। अवनी ने तो अपना वादा निभा दिया था, अब उनकी बारी थी। अतः तैयार होकर वह अपना पर्स उठा नन्हे मेहमान के लिए गिफ्ट लेने बाजार चल दी। उम्मीद है दोस्तों, आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। यह कहानी उन सभी बहनों के लिए जो इस तरह के हादसे का शिकार हुई है। आशा करती हूँ इस कहानी के माध्यम से उन्हें जीवन जीने की एक नई प्रेरणा मिली होगी। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।